वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सारे लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करता है। ये सेमेस्टर सेकंड LLB सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें ना स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ पार्टनरशिप जो है, पहले तो ये समझ लेते हैं। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया, उसके बाद 1932 में सेल्स ऑफ गुड्स आया, फिर 1932 उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट आया। तो पहले पार्टनरशिप एक्ट नहीं था, उससे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं था। ठीक है, और बहुत बाद में फिर आपका जो बहुत बाद में पार्टनरशिप एक्ट आया, उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया। तो ये सारे प्रोविज़न जो थे पार्टनरशिप एक्ट के, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो प्रोविज़न थे स्टार्टिंग में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही थे। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वो प्रोविज़न ओमिट होकर एक नया एक्ट बन गया, स्पेसिफिक एक्ट बन गया, जिसको हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932 सोगा भी कहते हैं, एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि अब आप अगर सेक्शन नंबर की लिस्ट देखोगे ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वहाँ पे वो प्रोविज़न जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का था, पार्टनरशिप एक्ट का था, वहाँ पे ओमिटेड वर्ड लिखा आएगा, वहाँ से वो ओमिट हो गया। तो हम टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं आज कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का, जो कि LLB सेकंड सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, तो ये नोट्स जो बनाए हैं ऑलवेज लाइक रानी मैम जी ने नोट्स बनवाए हैं, तो उनका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। CCS के स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एंड अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट इस नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, इस तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है? अनपेड सेलर मतलब एक ऐसा सेलर जिसने प्रोडक्ट को सोल्ड किया या फिर सोल्ड करने वाला है, उस सेलर को उसका पूरा का पूरा पैसा आपने नहीं दिया, पूरा दिया, पूरा पैसा आपने नहीं दिया, या फिर आधा दिया और आधा नहीं दिया। ठीक है, या फिर आपने उसको कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, तो उस केस में उस पर्सन को अनपेड सेलर कहा जाएगा। उस सेलर को क्या कहा जाएगा? अनपेड सेलर, जिसको हमने उसको पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ है, होल प्राइस नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। ठीक है, या फिर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने दिया था, वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या कहेंगे? अनपेड सेलर। उसके क्या क्या राइट्स हैं? अगर गुड्स का पोजीशन उसके पास ही है, सेलर के पास ही है, आपको गुड्स नहीं मिले, बायर को गुड्स नहीं मिले, तो उस सेलर उस गुड्स को लीन कर सकता है और उसको रीसेल कर सकता है। तो राइट टू लीन के साथ साथ राइट टू रीसेल आता है। ठीक है, अगर उसने ट्रांजिट में गाड़ी से माल भिजवा दिया है, मेरा काम है मैंगोस को सेल करना, मैंगोस बेचता हूँ मैं, मैंगोस मैंने भिजवा दिया गाड़ी से, तो स्टॉपेज में जब जा रहा है उसको स्टॉपेज करवा सकता है ट्रांजिट में। ठीक है, रास्ते से रुकवा सकता है, बोल सकता है वापस लेके आ जाओ गाड़ी। ठीक है, या फिर अगर सामान चला गया, मेरा काम है मैंगोस का बेचना, मैंगोस बेचता हूँ, आम बेचता हूँ, आप आम खरीदते हो। ठीक है, आपने आम खरीद लिया, अब आप मेरे को प्राइस पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, मेरा जो बनता था पैसा आप वो पे नहीं कर रहे हो, तो उस केस में मैं प्राइस के लिए केस फाइल कर सकता हूँ, या डैमेजेस मेरे को अगर कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए भी मैं केस फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ राइट भी गिवन है अनपेड सेलर का। अनपेड सेलर लीन कर सकता है, जब्त कर सकता है अगर गुड्स उसके पास है, ट्रांजिट में रुकवा सकता है, रीसेल कर सकता है उस सेम गुड्स को, प्राइस के लिए आप केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2 में, सॉरी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 में आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ एक बिजनेस करने का तरीका होता है, जहाँ पे दो लोग आते हैं या दो से ज़्यादा लोग आते हैं, मिलकर बिजनेस करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है या फिर जो लॉस होता है आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, और उनके दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, वो अग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप। सपोज मैंने, मेरे 4 दोस्त ने मिलकर कहा, मतलब हम 5 लोग मिलकर क्या बोले, हमने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया कि काम करते हैं, होली आने वाली है, तो होली आने वाली है तो रंग खरीदेंगे। ठीक है, होलसेल में खरीदेंगे और उसको रिटेल में बेचेंगे। तो हमने 4 लोगों ने मिलकर, 5 लोगों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। ओरल एग्रीमेंट होगा कि हम प्रॉफिट जो भी होगा बांट लेंगे, लॉस होगा तो वो भी बांट लेंगे। ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को पार्टनरशिप करते हैं। ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कौन सा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है। सेक्शन 4 में डेफिनेशन गिवन है, सेक्शन डेफिनेशन को ध्यान से समझना। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन है किसी चीज़ में, पर्सन्स के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पर्सन्स के बीच में, जो जिन्होंने अग्री किया था, क्या क्या अग्री किया था कि हम क्या करेंगे? शेयर करेंगे। क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में मेंशन है, लॉस शेयरिंग के बारे में मेंशन नहीं है। ठीक है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। ठीक है, बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है, कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दम एक्टिंग और फॉर ऑल। ठीक है, या फिर सारे लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, 5 लोग मिलकर आम बेचेंगे, या फिर 5 में से 4 लोग मिलकर करेंगे, या फिर 5 में से कोई एक आदमी काम करेगा, सबके लिए काम करेगा। इसको बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप मतलब म्यूचुअल एजेंसी, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में म्यूचुअल एजेंसी है। एक ने काम किया, सबके लिए वो बाइंड हो जाएगा, सब ने काम किया तो सबके लिए बाइंड हो जाएगा। यही एक पिक्यूलियर पॉइंट है पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, जो बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इसको अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं की फीचर्स हो तो पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स हैं। अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, ओरल रिटर्न हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग होता है, लॉस हो तो लॉस भी शेयर करेंगे, म्यूचुअल एजेंसी होती है, मतलब एक ने काम किया तो सारे लोग उसके लिए लायबल होंगे। अगर एक ने अगर कोई नुकसान भी कर दिया, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में एक पार्टनर की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, तो सारे पर्सन को लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कल को हमने 4 लाख का बिजनेस किया, सर वो 4 लाख के हमने कैपिटल लगाई, पूंजी लगाई, 4 लाख मिलकर हमने सामान लेके आए, अगर लॉस हुआ
ठीक है। सपोज 8 लाख का लॉस हो गया तो 8 लाख आपको हम घर से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, 8 लाख आपको घर से लेके आना पड़ेगा, इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मिनिमम 2 पार्टनर होता है, मैक्सिमम पार्टनर्स का जो लिमिट है वो 50 दिया गया अलग अलग रेगुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करता है बेलमेंट के बारे में। बेलमेंट एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है, ये इंडियन, सबसे पहले देख लें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, 1872 से गवर्न होता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 148 इन बेलमेंट के बारे में बात करता है। बेलमेंट मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स देता है। गुड्स मतलब यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। गुड्स देता है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो जाए वो गुड्स वापस मेरे पास आ जाना चाहिए। वो मेरे पास एक कार है मर्सिडीज बेंज, ठीक है, तो मैंने उस कार को मैंने रिपेयर शॉप पे देखा है कि भाई इसमें कुछ रिपेयरिंग करना है और इसकी सर्विसिंग करनी है और इसको वॉशिंग करनी है। ठीक है, तो मैंने अपना गुड्स जो मूवेबल गुड्स था उसको मैंने एक पर्सन को ट्रांसफ़र किया कुछ टाइम के लिए। मैंने अपना मालिकाना हक ट्रांसफ़र किया क्या? ओनरशिप ट्रांसफ़र की क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं किया मैंने सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र किया उस पर्टिकुलर गुड्स का कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। स्पेसिफिक पर्पस क्या था? रिपेयर, मेंटेनेंस एंड वॉशिंग के लिए। ठीक है, जैसे वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हुआ था वो गुड्स मेरे को वापस रिटर्न कर देगा, बदले में उसको जो भी चार्जेस होंगे मैं उसको पे कर दूंगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे दो पार्टी होती है, एक होता है बेलर, एक होता है बेली। ठीक है, जब भी कोई गुड्स ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रांसफरर जो होता है, जो गुड्स ट्रांसफर करता है या फिर असेट जो भी ट्रांसफर करता है उसके लास्ट में आता है OR, बेलर, ट्रांसफरर। ठीक है, प्लेजर, मोर्टगेजर। ठीक है, अगर कोई जिसको गुड्स मिल रहा है या जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है उसे कहते हैं बेली, ट्रांसफरी, मोर्टगेजी, प्लेजी। ठीक है, देख लेते हैं सेक्शन 148 की लैंग्वेज क्या। डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन को हम ट्रांसफर करें कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है, ये ड्यूटी बनती है कि आपको वो गुड्स को रिटर्न कर देना है और डिस्पोज ऑफ करना है, जैसे मैंने अगर बोला है तो। ये फीचर क्या? बेलमेंट के लिए यहाँ पे गुड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ पे पोजीशन ट्रांसफर होता है। मेरा मेरा मैंने जब कार ट्रांसफर की उसको, तो क्या उसको उसकी ओनरशिप, मेरी ओनरशिप भी उसके पास ट्रांसफर हो गई क्या? अब वो कार का ओनर हो गया क्या? नहीं। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम गुड्स को ट्रांसफर करते हैं। ऑब्लिगेशन होता है कि वो काम करने के बाद रिटर्न हो जाएगा। एंड ड्यूटीज़ होती है बेली की कि रीजनेबल केयर करके रखेगा, संभाल के रखेगा। रीजनेबल केयर मतलब सपोज मैं ना, मेरे पास एक कैट है, कैट को मैं चाहता हूँ, मैं इंडिया से बाहर घूमने जा रहा हूँ, बस मैं कैट को नहीं ले जाना चाहता, मैंने अपने पड़ोसी को दे दिया कि आप मेरी कैट का ध्यान रखना, 4 दिन के लिए मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, आपका 4 दिन तक के लिए इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो वो जो पड़ोसी है उस बिल्ली को बचाने के लिए, फिर अपने पास रखने के लिए रीजनेबल केयर करेगा, जो भी उसको करना चाहिए था। नेक्स्ट आता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि दो पार्टी या फिर बायर हो सकता है, सेलर हो सकता है, कोई भी दो पार्टी है, प्रोमिसर या प्रोमिसी, दो पार्टी है, दो पार्टी है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रोमिसर जो अग्रीमेंट कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन पर अग्री हो रहे हैं। दो पार्टी का सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैं आम बेचने वाला हूँ, आप आम खरीदने वाले हो। मैंने कहा कि मैं 400 किलो आम बेचूंगा, आप खरीदोगे क्या? आपने कहा कि हाँ मेरे को 400 किलो का आम चाहिए, 400 किलो आम चाहिए, आप बेचोगे क्या? मैंने कहा हाँ ठीक है। दोनों ने एक रिटर्न एग्रीमेंट किया कि अगर आने वाले अगले महीने की 7 तारीख को मैं आम बेचूंगा आपको, आप मेरे को आम की पेमेंट करोगे और आप आम खरीदने वाले हो। ठीक है, तो इसमें दोनों पार्टी ने क्या किया, अपना अपना प्रॉमिस किया कि हम ये चीज़ें करने वाले हैं। प्रॉमिसर हो, एक पार्टी प्रॉमिसर हो गया, एक पार्टी प्रॉमिसी हो गया। ठीक है, अब दोनों लीगली बाइंड हो गए, अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करेंगे, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन जो भी है उसको फुलफिल करेंगे, ट्रांजेक्शन को एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब दोनों तरफ से। बायलैटरल मतलब होता है दोनों तरफ से, यूनिलैटरल मतलब होता है एक तरफ से। ठीक है, तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों तरफ से अपनी अपनी ऑब्लिगेशन, टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लीट करना, उसे कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट होता है जहाँ पे बोथ द पार्टी, दोनों तरफ की जो पार्टी अपने अपने म्यूचुअल प्रोमिसेस को, ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करती है। फीचर क्या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का? म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, दोनों पार्टी का म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होता है। टू वे कंसिडरेशन होता है, मेरे को पैसा मिल रहा है, उसको आम मिल रहा है। ठीक है, लीगली इन्फोर्सेबल होता है, बिल्कुल लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अलीगल बिजनेस नहीं कर रहे हो आप, गांजा ड्रग्स दारू इन सब का बिजनेस नहीं करो। कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब होता है कि लिख कर हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब बोल के ओरल एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, व्हाट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपने अगर क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, उसमें कंपनी, फॉर्म ऑफ बिजनेस, एचओ पढ़ते हैं, पार्टनरशिप पढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ते हैं। दे आर सेवरल प्लेथेरा ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना एक नया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एलएलपी भी है, अगर नया सिलेबस में आपने पढ़ा तो वहाँ पे एलएलपी भी ऐड हो गया। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब हमने अगर ऊपर आपने देखा होगा, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन हमने देखा, लायबिलिटी जो पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। 4 लाख के आपने कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, अगर 4 लाख के बाद 8 लाख का लॉस हो तो घर से पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे होता है कि पार्टनरशिप होती है, पार्टनर्स के बीच में होती है, बट यहाँ पे लिमिटेड होती है लायबिलिटी की। जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया डूबेगा उतना ही, अगर उससे ज़्यादा लॉस हो तो आपको घर से लाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे सर्विस फर्म, प्रोफेशनल की जो सर्विसेज फर्म होती है, सीए फर्म, सीएस फर्म, सीएमए फर्म, एडवोकेट की जो फर्म होती है वो एलएलपी के फॉर्म में होती है, या फिर स्मॉल बिजनेस जो होते हैं एलएलपी के फॉर्म्स में होते हैं। ये एक तरीके का पार्टनरशिप ही होता है जहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, हमने क्या किया ना, यहाँ पे कंपनी के जितने भी फीचर्स थे ना, अच्छे अच्छे फीचर्स, उसको उठाया, पार्टनरशिप के जितने भी अच्छे अच्छे फीचर्स उसको उठाया, दोनों को मिक्स कर दिया एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है ना, कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी से कंसेप्ट है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस लेके आए लोग।
डेफिनेशन देख लेते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए एक अलग से कानून बना गया है, जिसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में बनाया गया था, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, इस एक्ट से एलएलपी जो गवर्न होती है और इसका प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर दिल्ली आरओसी की वेबसाइट पे जाके, मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर जाके आपकी एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है। डेफिनेशन देख लें। आप पार्टनरशिप जहाँ पे सम और ऑल द पार्टनर्स, सम या फिर जितने सबके पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब दे आर पर्सनली लायबल, नॉट पर्सनल लायबल नहीं होंगे फॉर द डेट और द बिजनेस बियॉन्ड, अगर उनकी कैपिटल के बाहर अगर कोई डेट है, ठीक है, जिसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था उससे ज़्यादा अगर डेट है तो उसके लिए पर्सनल लेवल नहीं होंगे। क्या फीचर्स है एलएलपी के फीचर्स ये कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब एलएलपी अलग है, एलएलपी का पार्टनर अलग है। बट पार्टनरशिप ऐसा नहीं होता था। एलएलपी पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनर भी वही है, पार्टनर भी वही है, पार्टनरशिप भी वही है। अगर पार्टनरशिप में नुकसान हुआ तो पार्टनर्स को लेके आना पड़ेगा, बट यहाँ पे एलएलपी अलग है और पार्टनर अलग है, पार्टनर का पैसा अलग है, पार्टनर का घर बार संसार अलग है। बट एलएलपी अलग, एलएलपी में अगर नुकसान होता है एलएलपी को ही भरपाई करना पड़ेगा। वो पार्टनर कैसे लेके आए, वो एलएलपी का ही पैसा उनको देना पड़ेगा, घर से लाने की जरूरत नहीं होती है। लिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनरशिप में, परपेचुअल सक्सेशन होता है। अगर पार्टनरशिप एलएलपी में अगर चारों पार्टनर अगर मर जाते हैं या फिर नहीं रहते हैं किसी भी वजह से, तो एलएलपी बंद नहीं होगी। ठीक है, एलएलपी बंद नहीं होगी, एलएलपी चलती रहेगी, उनकी जो लीगल है उसको और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि अगर बिजनेस के मालिक ने बिजनेस बंद कर दिया या फिर वो नहीं रहा तो बिजनेस बंद हो जाता है। बट कॉर्पोरेट में, कंपनी में या एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट होता है, मतलब यहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता है। मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं यहाँ पे। पार्टनर जो होते हैं उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, जैसे कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी इनको मिलते हैं। क्वेश्चन में से बात करें, एलैबोरेट द राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। सपोज एक पार्टनरशिप फॉर्म से, पार्टनरशिप फॉर्म में 4 लोग, यहाँ पे एलएलपी की बात नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म की बात है। पार्टनरशिप फॉर्म में 4 पार्टनर से एक पार्टनर जा रहा है। क्यों जा रहा है, या तो वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, बहुत ही काम कर लिया उसने, रिजाइन कर रहा है, खुद से जा रहा है, एक्सपाइजन उसको निकाला जा रहा है, इंसॉल्वेंसी, उसके पास पैसा नहीं है, डेट बहुत ज़्यादा खर्चा, या फिर उसका डेथ हो गया। इस बहुत ये सारे रीजन है जिसकी वजह से पार्टनर जा रहा है। तो जाने के टाइम में उसके क्या क्या राइट बनते हैं, क्या क्या अधिकार बनते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप, तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको गवर्न करता है। सेक्शन 32 से 37 तक बात करता है आउटगोइंग पार्टनर के राइट्स के बारे में। क्या क्या पार्टनर्स के क्या क्या आउट गोइंग, जो जाने वाला पार्टनर या फिर जो जा रहा है उसके क्या क्या राइट है, वो अपना उसका जो भी उसने शेयर कैपिटल इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में वो उसको ले सकता है बिल्कुल। अगर प्रॉफिट अगर कोई है तो वो भी वो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, अगर उसने कोई उसका कोई पैसा बिजनेस में रह गया, उसका कैपिटल रह गया, फिर प्रॉफिट उसने नहीं निकाला था पहले कभी, तो उसका बिजनेस में ही लग गया उसका प्रॉफिट, तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से उसको वापस मिलना चाहिए। अगर एग्रीमेंट में डिसाइडेड है 10% तो 10% के हिसाब से मिलना चाहिए। एग्रीमेंट में कुछ भी डिसाइडेड नहीं तो 6% तो मिनिमम चाहिए। हाँ, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म की जो गुडविल है, आपने उसको वैल्यूएशन करवाया है, वैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से उसकी वैल्यूड निकाली है, वैल्यू निकाली कि क्या गुडविल है, तो उसका पार्ट जो उसका प्रॉफिट का गुडविल का जो परसेंटेज है वो रेट जो जाने वाला पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, उसको मिलेगा। अगर वैल्यूएशन नहीं करवाया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं मिलेगा फिर तो, जब वैल्यूएशन है ही नहीं तो कैसे मिलेगा। ठीक है, कंपीटिंग बिजनेस, ठीक है, जो आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है वो कंपीटिंग बिजनेस नहीं करे, कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है। ठीक है, कंपीटिंग बिजनेस मतलब सेम बिजनेस जो कर रहे थे ऑलरेडी, आप उस पार्टनरशिप से निकल के सेम बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। बट कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि मिस रिप्रेजेंट नहीं करोगे अपने आप को कि मैं पार्टनर था ओल्ड वाले फर्म में, अब नया मैंने अपना फर्म खोल लिया है, आप यहाँ पे आके मेरे से काम करवा सकते हो, ऐसे मिस रिप्रेजेंट नहीं करोगे। और जो पुराने वाले फर्म में जो क्लाइंट थे आपके, आपसे लिंकिंग थी, उनसे आप सॉलिसिट नहीं करोगे क्लाइंट को कि आप अब हमारा नया फर्म हो गया है, आप यहाँ पे आके आप काम करवा लीजिए, ऐसा एक तरीके नहीं यूज़ करोगे। ठीक है, फर्म का कोई असेट्स है, फर्म का कोई असेट है, ठीक है, तो उसमें भी आपका हक बनता है कि आपको मिलना चाहिए उसका पैसा। अब फर्म बंद हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन कब हो सकता है, अगर आप उसमें मेजर पार्टनर थे, सॉरी, अगर आप उसमें मेजर पार्टनर थे, मेजर मतलब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे चीज़ों को, आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पार्टनर थे, ऑपरेशन को संभालते थे, तो आप चाहते हो कि मैं जाने के बाद अब तो कोई संभालेगा नहीं, तो आप बिजनेस को बंद करवाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा सकते हो। ठीक है, ये भी आपका राइट है। ठीक है, आपका आप जैसे आपका रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के बाद अगर कोई लायबिलिटी आती है, आपके जाने के बाद अगर कोई केस फाइल करता है फर्म के ऊपर या फिर कोई नुकसान होता है तो उस केस में आप लायबल नहीं होंगे, क्योंकि आप तो रिटायर हो चुके हो, आप तो निकल चुके हो। ठीक है, और आप केस फाइल कर सकते हो कोर्ट में कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है बहुत ही फ्रॉडलेंट तरीके से काम कर रहे हैं, आप कोर्ट को बोलो कोर्ट इसको पार्टनरशिप फर्म को बंद करो। ये कुछ पार्टनर के राइट बनते हैं, आउटगोइंग पार्टनर जो कि पार्टनर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है सेलर के पास एंड बायर के पास इन केस ऑफ ब्रीच। ठीक है, सपोज मैंने आम बेचने का बिजनेस किया, मैंने कहा कि आप आम खरीदोगे, आपने कहा कि हाँ मेरे को 400 किलो आम चाहिए, मैंने कहा ठीक है मैं 400 किलो आम बेचूंगा 50 रुपये किलो आम के हिसाब से। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है मैं पैसा दे दूँगा आपको, जितना भी पैसा बनेगा। तो रेमेडीज़ अगर मैंने ब्रीच किया, मैंने आम देने से मना कर दिया, आपने कहा कि मेरी शादी पे आम चाहिए मेरे, मैंने आपकी शादी वाले दिन ही मना कर दिया कि मैं आम नहीं बेचूंगा। ठीक है, या फिर आपने मेरा पेमेंट देने से मना कर दिया। ठीक है, तो ब्रीच किया किसने, बायर सेलर ने ब्रीच किया, बेचने वाले ने, या फिर बायर ने ब्रीच किया। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होती है। अगर मैंने ब्रीच कर दिया तो आपके पास क्या रेमेडीज़ है, या फिर आपने ब्रीच कर दिया मेरा पेमेंट ना देने से, तो मेरे पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न होता है बिल्कुल।
ठीक है। रेमेडीज ये है कि सेलर के पास, मतलब मेरे पास क्या रेमेडीज, अगर आपने मेरी पेमेंट नहीं दी थी, मैं केस फाइल कर सकता हूँ प्राइस के लिए कि आप मेरा, मैंने इसको आम बेचा था इसके शादी वाले दिन और इसने मेरे को पैसा नहीं दिया। ठीक है। डैमेजेस के लिए मेरे को अगर कोई नुकसान हुआ आपकी वजह से तो उसके लिए मैं केस फाइल कर सकता हूँ डैमेजेस के लिए। ठीक है। रीसेल कर सकता हूँ अगर मैंने आपको गुड्स डिलीवर नहीं किया अभी तक। ठीक है। आपने बोला था कि मेरे को शाम को 4 बजे मेरी शादी है तो मेरे को डिलीवर कर देना। ठीक है। बट आपने पहले एडवांस पेमेंट देनी चाहिए थी, आपने नहीं दी, या फिर आपने कहा कि ठीक है, अगर आप पेमेंट नहीं दे पाए तो अगर गुड्स मेरे पोजीशन में है, मेरे पास हैं, आपके पास नहीं चले गए तो मैं उसको रीसेल कर सकता हूँ किसी दूसरे पर्सन को। अगर मैंने गुड्स ट्रांजिट में भिजवा दिए हैं गाड़ी से, ठीक है, तो उसको स्टॉप करवा सकता हूँ और उसको बोल सकता हूँ भाई यूटर्न ले ले, वापस आ जा। ठीक है, नहीं भेजना वहाँ पर। ठीक है। अगर मेरे को पता चलता है कि आपकी शादी कैंसिल हो गई है, या फिर मेरे को पता चलता है कि आप इंस्टॉलमेंट हो चुके हो, या फिर मेरे को पता चलता है कि आपके पास पैसा है ही नहीं, तो उस केस में मैं ट्रांजिट में उसको स्टॉप करवा के वापस ले सकता हूँ। लीन में तो जब्त कर सकता हूँ, या फिर जाके जब्त कर सकता हूँ आपके एरिया पे, या फिर मैं अगर मेरे पास है तो मैं उसको जब्त कर सकता हूँ। ये कुछ राइट किसके, सेलर के राइट है। आपके क्या क्या राइट है, अगर मैंने आपको गुड्स देने से आपके शादी वाले दिन आपने ऑर्डर किया था आम 400 किलो, मैंने आपको नहीं दिया, तो उसके लिए कैसे आपको क्या क्या आप कर सकते हो, आपके पास क्या क्या राइट अवेलेबल हो जाते हैं अगर मैंने आपको आम नहीं दिया तो। ठीक है। तो राइट ये है कि सबसे पहले आप केस फाइल कर सकते हो। ठीक है। मैंने डिलीवरी नहीं दी, नॉन डिलीवरी के लिए आपने वारंटी ब्रीच किया। वारंटी मतलब आपने दिखाया था कि आम बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मीठे आम है, बट खट्टे खट्टे आम मैंने आपको दे दिया। ठीक है। तो क्वालिटी मीट नहीं हुई, आप गुड्स राइट, आपके पास राइट है, रिजेक्ट कर सकते हो गुड्स। रिजेक्ट कब कर सकते हो कि रिजेक्ट तब कर सकते हो कि मैंने जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया था, आम मैंने कहा था कि लंगड़े आम बेच, आपने कहा था लंगड़े आम चाहिए, मैंने आपको छोटे छोटे खट्टे खट्टे आम दे दिए, तो उस किस्म के गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो, ये राइट है। केस फाइल कर सकते हो। वारंटी के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसके लिए ब्रीच का केस फाइल कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हो, भाई मेरे को वही वाले आम चाहिए जो मैंने आप बोला था ना, उसी तरीके का आम चाहिए, तो इसके लिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी आप केस फाइल कर सकते हो। ये कुछ राइट है किसके, बायर के। नेक्स्ट जो है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर एक प्रिंसिपल होता है जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से गवर्न होता है। इसमें बोला जाता है कैवेट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बी वेयर, लेट द बायर बी वेयर। ठीक है। मतलब बायर जब गुड्स को प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको रैशनल होना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए, दिमाग से सारी चीज़ों को परख लेनी चाहिए। ठीक है। क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, उसका रिटेल प्राइस क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स है, सारा कुछ देख लेना चाहिए। ये एक जनरल प्रिंसिपल बोलता है लेट द बायर बीवेयर। ठीक है। मतलब कॉन्टैक्ट करते टाइम, गुड्स को परचेज करते टाइम बायर क्या करें, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को वेरीफाई कर ले अच्छे से। बट कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे बायर को बीवेयर होने की जरूरत नहीं होगी, मतलब वहाँ पे सेलर ने अगर जो बोल दिया वो होना चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो सेलर ये नहीं बोल सकते कि कस्टमर को देख के लेना चाहिए था। ठीक है। वहाँ पे सेलर की लायबिलिटी मानी जाएगी। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे अगर बायर बिहेवियर नहीं भी रहा तो भी सेलर की लायबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है। एक्सेप्शन टू द कैवेट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, मतलब जहाँ पे हिडन डिफेक्ट अगर कोई था गुड्स में तो सेलर की ड्यूटी बनती थी कि उस हिडन डिफेक्ट को बताए। ठीक है। आपने नहीं बताया, गुड्स आपने सामने वाले को बेच दिया, कल को कुछ सामने वाले को नुकसान हो जाता है, कस्टमर को नुकसान हो जाता है, तो सेलर की ही गलती बनती है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, आपने डिस्क्रिप्शन दिया था इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपके जितने भी पिंपल्स हैं, आपके फेस में गोरा निखार आएगा, आप चमकने लगेंगे, आप करीना कपूर दिखने लगेंगे। ये डिस्क्रिप्शन देके सेलर ने आपको क्रीम बेची, बट क्रीम ऐसा नहीं काम की। ठीक है। और नुकसान हुआ सेलर कस्टमर को बाद में, तो आप उस केस में भले ही कस्टमर ने सारी चीज़ें देखी होगी, समझी होगी, उस केस में भी आप लायबल किए जाएंगे। सैंपल, आपने सैंपल भेजे थे कि मैं गेहूँ बेचता हूँ। ठीक है। नहीं, मैंने सैंपल भेजे थे आपको कि देखो भाई मैं आम बेच रहा हूँ, आपको आम चाहिए, मैंने आपको सैंपल बहुत अच्छे अच्छे आम का सैंपल भेजा, बट बाद में मैंने आम जो भेजा आपको बहुत खराब खराब आम बेचे। तो सैंपल के अकॉर्डिंग अगर नहीं था, ठीक है, तो उस केस में भी सेलर ही लायबल किया जाएगा। ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स सोल्ड किया था। ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है। फिर बायर इन्फॉर्म द सेलर्स अबाउट स्पेसिफिक फॉर द गुड्स फेल टू मीट द पर्पस, अगर पर्पस के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं रहा तो उस केस में सेलर लायबल होगा। ठीक है। अगर ट्रेड एंड यूसेज ऑफ द कस्टम इसको ऐसा लगता है कि जहाँ पे सेलर को लायबल करना चाहिए, उस केस में सेलर ही लायबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की क्या एसेंशियल एलिमेंट है एंड डिफरेंस बताना है कि इसमें इंडेमनिटी में डिफरेंस बताना है एंड गारंटी में डिफरेंस बताना है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है जिसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, प्रिंसिपल डेटर इन्वॉल्व होता है। ठीक है। डेटर इन्वॉल्व होता है, क्रेडिटर इन्वॉल्व होता है एंड गारंटर इन्वॉल्व होता है। डेटर बोलता है क्रेडिटर के पास कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है, मेरे को लोन चाहिए। क्रेडिटर बोलता है कि मैं तेरे को लोन नहीं दे सकता, मैं तेरे को नहीं जानता। तो डेटर बोलता है तू गारंटर को जानता है, ये गारंटी देगा, कल को अगर मैं डेटर नुकसान लोन पे नहीं कर पाए तो गारंटर तेरे को पैसा दे देगा। क्रेडिटर कहता है ठीक है, तो उस बेसिस पे गारंटर के बेसिस पे क्रेडिटर क्या करता है, डेटर को पैसा दे देता है। ठीक है। कल को अगर डेटर पेमेंट ना दे पाए, मतलब सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। अगर डेटर पेमेंट ना दे पाए तो गारंटर से पैसा मांग सकता है। ठीक है। अगर ड्यू डेट पे क्रेडिटर के पास राइट बनता है, कोई डेटर से पैसा मांग सकता है पहले, या फिर गारंटर से पैसा मांग सकता है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, डेटर, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल। यहाँ पे गारंटी इज वैलिड ओनली व्हेन देयर इज एग्जिस्टिंग फ्यूचर डेट होना चाहिए, एग्जिस्टिंग या फिर फ्यूचर डेट होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड मान जाए। कंसिडरेशन यही है कि गारंटर के लिए कंसिडरेशन ये होता है, क्रेडिटर को तो पैसा मिल जाएगा और डेटर को पैसा मिल जाएगा, क्रेडिटर को उसका असट मिल जाएगा। गारंटर के लिए कंसिडरेशन ये होता है कि गुडविल या फिर मॉनेटरी एडवांटेजेस उसको मिलते हैं। कंसेंट होता है तीनों पार्टी का म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू कंसेंट होता है। ठीक है। डिफरेंस क्या है इंडेमनिटी एंड गारंटी में? इंडेमनिटी में दो पार्टी होती है, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड।
ठीक है, एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मैंने कार इंश्योरेंस लिया, कल को मेरी कार खराब हो गई या फिर कुछ नुकसान हो गया तो उसके इसमें इंश्योरेंस वाले मेरे को उसका क्लेम देंगे। या फिर मैंने फायर इंश्योरेंस लिया, मेरे गोडाउन में अगर आग लगी तो फायर इंश्योरेंस वाले मेरे को उसका क्लेम देंगे। मैं उनको प्रीमियम पे करते रहूँगा, वो कल को मेरा नुकसान होता है, कोई लॉस होता है, उस लॉस को वो गुड कर देंगे। क्या कर देंगे? गुड कर देंगे। गुड मतलब अच्छा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। जो इंडेमनीफायर मतलब जो गुड करती है, इंडेमनीफाइड मतलब जिसका नुकसान होता है। ठीक है, तीन पार्टी होती है यहाँ पे। गारंटी में क्रेडिटर होता है, डेटर होता है एंड श्योरिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनसेशन होता है, लॉस जो भी लॉस हो उसका आपको कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो डेटर अगर पे नहीं कर पाया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है, उसमें क्रेडिटर से सॉरी डेटर डिफ़ॉल्ट नहीं कर पाया, डेटर पे नहीं कर पाया, उसके उसमें गारंटर से पैसा लिया जाएगा। यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है प्राइमरी होती है, मतलब हम डायरेक्ट जो हमारा इंश्योरर होता है इंश्योरेंस वाले से ही पैसा मांगते हैं। यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है, अगर डेटर नहीं पे कर पाया। हमने देखा था ना, अगर यहाँ पे डेटर नहीं पे कर पाता है तो गारंटर पे करेगा। या फिर यहाँ पे सिर्फ लॉस होता है, यहाँ पे इवन बिफोर द लॉस अगर उससे पहले पैसा मांग सकते हैं। इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल है, यहाँ पे बैंक लोन गारंटी एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं ड्यूटीज़ क्या क्या है, राइट क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या राइट है और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, किसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, बेली के। हमने देखा था कि मैंने आपको अपना कार डिलीवर किया, क्या किस चीज़ को डिलीवरी की, रिपेयर मेंटेनेंस एंड उसकी सर्विसिंग करने के लिए। तो आप उस केस में आपकी क्या क्या बेली हो गया आप, ठीक है, आपको मैंने कार डिलीवरी की, तो आपके क्या क्या राइट होते हैं, राइट क्या क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या क्या होती है उस गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, तो बेलीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होता है सेक्शन 148 से 181 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसको राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द बेली गवर्न करता है। ठीक है, ड्यूटी से क्या क्या बेली के राइट बनते हैं कि वो कंपनसेशन ले सकता है। अगर उसने जो सर्विसेज दी, आपने आपकी वॉशिंग की सर्विसेज, रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज दी, उसके बदले में आपने उसको पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, उस केस में वो अपना कंपनसेशन ले सकता है। ठीक है, या फिर बेलर ने अगर डिस्क्लोज नहीं किया, कोई डिफेक्ट था आपकी कार में जिसकी वजह से उस डिफेक्ट की वजह से आपकी कार में से कुछ तो ब्लास्ट हुआ और उस वजह से जो बेली है उसको लॉस हुआ या फिर इंजरी हुई, लॉस से इंजरी हुई जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, उस केस में बेली का राइट बनता है कि आपसे कंपनसेशन मांग सकता है। सपोज आप मेरी कैट थी, कैट को मैंने पड़ोसी घर में छोड़ दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ इंडिया से बाहर 4 दिन के लिए घूमने के लिए, आप मेरी कैट का संभाल के रखना। मैंने उसको बताया नहीं था कि मेरी कैट को अगर तुम खाना नहीं खिलाओगे तो ये काटने लग जाएगी। ठीक है, तो ये डिफेक्ट डिस्क्लोज नहीं किया मैंने। ठीक है, कल को अगर नुकसान हुआ तो उसके से मैं लायबल होगा, मैं उसमें अगर किसी को काट लिया मेरी बिल्ली ने तो मेरे को उसका नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। एक जजमेंट है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस श्रीमती JL चोकर 1988 की जजमेंट है। इसमें बताया था कि बैंक जो है बैंक जो PNB बैंक है उसको हमने नकली गोल्ड दे दिया, नकली गोल्ड देके उससे हमने पैसा लोन ले लिया था। बाद में बैंक को पता चला तो बैंक को अगर नुकसान हो तो उस नुकसान के लिए आपको आपसे रिकवरी कर सकता है। राइट टू रिकवर द एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंसेस होता है बेली को अगर कोई एक्सपेंसेस होता है आपके गुड्स को मेंटेन करने में, ठीक है, उस एक्सपेंस को भी रिकवर कर सकता है आपसे। राइट टू लीन, आपके गुड्स को लीन कर सकता है, आपने उसका पेमेंट नहीं दिया, वो मेरी कार को जब्त कर सकता था अगर मैंने उसको सर्विस का पैसा नहीं दिया होता तो। ठीक है, रिटेन कर सकता था। सूर्य इन्वेस्टमेंट कंपनी वर्सेस STC इंडिया लिमिटेड 1985 की जजमेंट, इसमें बताया था कि अगर वेयर हाउस में आप सामान रखते हो और वेयर हाउस के चार्जेस आपने पे नहीं किए तो वेयर हाउस में रखे गुड्स वेयर हाउस वाला आपका जब्त कर सकता है। राइट टू सू फॉर द थर्ड पार्टी को आप सू कर सकते हो अगर रॉन्गफुली आपका जो गुड्स है, ठीक है, डैमेज हो गया या फिर किसी ने ले लिया थर्ड पार्टी ने। ड्यूटीज़ क्या क्या बनती है, अगर मैंने आपको गुड्स दिया, अपनी कार दी है आपको सर्विस रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, तो आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ बनती है, रीजनेबल केयर, ठीक है, केयर करोगे, संभाल के रखोगे, अननेसेसरी यूज़ नहीं करोगे, पर्सनल यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, उसको तोड़ फोड़ नहीं करोगे। तो यूनियन बैंक वर्सेस उधो राम एंड सन्स, यूनियन बैंक वर्सेस उधो राम एंड सन्स 1963 की जजमेंट में बताया गया था रेलवे कंपनी को लायबल किया जाएगा फॉर नॉट इंश्योरिंग द प्रॉपर सेफ्टी। नहीं ट्रांजिट के टाइम पे अगर रेलवे कंपनी ने रेलवे से सामान जा रहा था, रेलवे कंपनी ने ट्रांजिट के टाइम पे प्रॉपर सेफ्टी इंश्योर नहीं की जिसकी वजह से जिसका सामान जा रहा था उसको नुकसान हुआ, उस केस में बेली रेलवे कंपनी होगी तो बेली की ड्यूटी बनती थी जिसमें केन रखना है। ठीक है, अगर अनऑथराइज यूज़ नहीं करना, मैंने आपको कार दिया था रिपेयर के लिए, आप उसको अनऑथराइजली किसी को रेंट पे दे रहे हो, ठीक है, ऐसा यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अल्जन वर्सेस निकोल्स 1894 के जजमेंट में बताया कि बेली मिसयूज़ नहीं करेगा, ठीक है, जो भी अगर मैंने आपको गुड्स दिया है तो ड्यूटी बनती है कि जैसे वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने आपको गुड्स दिया था, वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट रहता है, आप गुड्स को रिटर्न कर दोगे। सुंदरलाल वर्सेस बैंक ऑफ बॉम्बे 1941 के जजमेंट में बताया कि बैंक जो है अगर रिटर्न नहीं कर पाया, ठीक है, तो उसके इसमें बैंक पर्सनल लेवल किया जाएगा। मिक्स आपको मिक्स नहीं करना, मैंने आपको क्या कहा था, एक काम करो, मेरा ना ये गेहूँ लो, उसको पीस दो, आटा बना के मेरे को दे दो, तो आपने क्या किया, उस गेहूँ को किसी और गेहूँ के साथ मिक्स करके और मेरे को दे दिया, तो ये गलत किया ना आपने, मेरा सामान को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए, आप बेली हो। ठीक है, तो ये कुछ ड्यूटीज एंड कुछ राइट्स है किसके बेली के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है एजेंट्स की क्या इम्यूनिटीज है। एजेंट मतलब
प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है ना, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने बहुत सारे एजेंट हायर किए, वो मेरे बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है, और वो मेरे लिए काम करते हैं, मेरे नाम पे काम करते हैं, ठीक है। तो एजेंट्स की क्या क्या इम्यूनिटीज़, एजेंट को क्या क्या छूट दी गई है, ठीक है। इम्यूनिटीज़ में बात करते हैं, अगर कल को कुछ नुकसान होता है, ठीक है, कल को कुछ नुकसान होता है, एजेंट ने कोई काम किया मेरे बिहाफ पे, कोई नुकसान हुआ, तो उस केस में एजेंट लायबल नहीं किए जाएंगे, प्रिंसिपल ही लायबल किया जाएगा, ठीक है। कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा, प्रिंसिपल ही भरपाई करेगा, प्रिंसिपल की जेब से पैसे जाएंगे, एजेंट तो उनके बिहाफ पे काम कर रहा है। बट कुछ एक्सेप्शंस है, जहाँ पे अगर नुकसान हुआ, गलत काम किया, तो एजेंट ही लायबल होंगे, पर्सनली लायबल होंगे, वहाँ पे प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, ठीक है। तो राइट, रूल ऑफ द एजेंट इम्यूनिटी ये बोलता है, जो एजेंट है, जो पर्सन हु एक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इन अ कॉन्टैक्ट विद द थर्ड पार्टी, एजेंट लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, ठीक है, अंडर द रूल ऑफ इम्यूनिटी। एजेंट इज नॉट पर्सनल, एजेंट जनरली पर्सनली लाइबल नहीं होता है, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे एजेंट की जो इम्यूनिटी है वो कंसिडर नहीं किया जाती, उसको पर्सनल लाइबल किया जाता है, ठीक है। एजेंट ने उसको अथॉरिटी दी गई थी कि आप चेक जमा नहीं करवा सकते हो बैंक में, ठीक है। कल को चेक जमा हो गया और नुकसान हो गया, चेक सही जगह सही से जमा नहीं हुआ और किसी और के अकाउंट में पैसे चले गए, उस केस में एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। आपको एजेंट जब आप काम कर रहे थे तो अपने प्रिंसिपल का नाम आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था कि मैं इस प्रिंसिपल के अंडर में काम करता हूँ, तो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, उसके बाद अगर कोई नुकसान होता है तो आप सिर्फ उस केस में जो एजेंट है वो पर्सनल लेवल होगा। आपने फ्रॉडेंटली गलत तरीके से या फिर नेग्लिजेंटली जहाँ पे ड्यूटी बनती थी आपको केयर करने की, आपने केयर नहीं किया, ठीक है, उस केस में आपको पर्सनली लायबल होगा। फॉरेन प्रिंसिपल मतलब इंडिया में कोई एजेंट है जो फॉरेनर, किसी कंट्री में फॉरेनर है, उसके बिहाफ पे का काम करता है, तो उसके इसमें एजेंट को ही पकड़ा जाएगा, कोई नुकसान होता है कि फॉरेनर को तो पकड़ नहीं सकते। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल के साथ, वो कब टर्मिनेट हो जाएगा, कब टर्मिनेट, सेक्शन नंबर 2012 से 210 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में, ठीक है। पार्टीज को उससे टर्मिनेट कर सकती है, फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ से टर्मिनेट होता है। पासिंग पार्टी मतलब प्रिंसिपल खुद बोल रहा है भाई निकल, तेरे से काम करवाना ही नहीं है, ठीक है, तू काम सही से नहीं करता है, या फिर एजेंट खुद बोल रहा है मेरे को तेरे साथ काम करना ही नहीं, तो पैसा ही नहीं देता मेरे को टाइम पे, ठीक है। या तो रेजिग्नेशन दे रहा है, या प्रिंसिपल क्या कर रहा है, रिवोक कर रहा है अपना कॉन्ट्रैक्ट। ऑपरेशन फ्लॉ मतलब जिस पर्पस के लिए आपने उसको अपॉइंट किया था, हायर किया था, वो पर्पस कंप्लीट हो गया, अब कोई काम नहीं, आप उसको अब वो अपने आप को निकल जाएगा। एक्सपायरी ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया था, वो टाइम कंप्लीट हो गया, अब आप एजेंसी भी आपकी कंप्लीट हो गई, या फिर डेथ हो गई, प्रिंसिपल की डेथ हो गई, या फिर एजेंट की डेथ हो गई, इस केस में वो एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट राइट ऑफ द अनपेड सेलर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट क्या क्या अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आपने बनाया, बनाने के बाद आप चाहते हो उसको बंद करना चाहते हो, कैसे बंद कर सकते हो, या तो एग्रीमेंट के थ्रू आपका डिसाइडेड था कि हम इस तरीके से बंद करेंगे। ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब हो सकता है, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब सबके जो लायबिलिटी होगी बहुत बढ़ गई, उसके पास पैसा ही नहीं है चुकाने के लिए, ठीक है, गरीब हो गए सबके सब। इलीगल बिजनेस कर रहे हो, लीगल मतलब ऐसा बिजनेस जो कि लीगल नहीं है लॉ में, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फिरौती देने का बिजनेस कर रहे हो, इस तरह के बिजनेस कर रहे हो, उसके इसमें आपका आपका डिसोल्यूशन होना बनता है, ठीक है। नोटिस आपने क्या क्या पार्टनरशिप एडिबिल था कि हम इस जब मन करेगा जब पार्टनरशिप को बंद कर देंगे, सिर्फ एक नोटिस देंगे अखबार में कि हम पार्टनरशिप बंद करना चाहते हैं, तो नोटिस के थ्रू आप पार्टनरशिप बंद करना चाहिए, या फिर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है आपको पार्टनरशिप बंद करने के लिए, ठीक है। तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन में ये कुछ मोड्स के बने, इस मोड्स के थ्रू आप पार्टनरशिप बंद कर सकते हो, ठीक है। कोर्ट का ऑर्डर दे सकते हो, आप मिसकंडक्ट कर रहे हो, आपके जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप फॉर्म में वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मिसकंडक्ट कर रहे हैं, लोगों को धोखाधड़ी से पैसे इंड्यूस कर रहे हैं, परमानेंट इनकैपेसिटी होगी, पार्टनर काम नहीं कर सकते, आप पार्टनरशिप फॉर्म में इनकैपेसिटी होगी, परमानेंटली हाथ पैर कट गया, ठीक है, इसको परमानेंट इनकैपेसिटी माना जाता है। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, किसी पार्टनर ने एग्रीमेंट का ब्रीच किया, उसके इसमें भी कोर्ट ऑर्डर बोल दे सकता है कि अपना पार्टनरशिप बंद करो, बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस, जैसे आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है, बंद हो जाता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जितना भी अकाउंट्स होंगे सेटल किया जाएगा, जितनी भी लाइबिलिटी होगी, असेट जितना भी होगा, जितना भी आपका असेट होगा, एसेट्स जितने भी होंगे, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, लैंड बिल्डिंग मकान जो भी होगा सबको बेचा जाएगा, बेचने को जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी उसको पे किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है उसको आपस में बांट लिया जाएगा, एंड पब्लिक नोटिस दिया जाएगा कि हमारा जो फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म है वो जो बंद हो चुका है, ठीक है, अब हमारे नाम पर अब बिजनेस आप ना करें, ठीक है। ये तो था फर्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चंस।